हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज का ये वीडियो हमारे पीएसआईआर के डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 2 का वीडियो है। नाउ जैसा कि आप जानते हैं कि डे 1 का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। आप वहां पर उस वीडियो प्लस साथ में दिए गए मॉडल आंसर के पीडीएफ की हेल्प से आप अपने आंसर को सेल्फ इवेल्युएट करके चेक कर सकते हैं कि आंसर में और बेटर क्या हो सकता था। नाउ आज के इस वीडियो के अंदर जो हमारे डे 2 का मेन टॉपिक है दैट इज अबाउट थ्योरीज ऑफ द स्टेट, लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन के अप्रोच को हम समझने की कोशिश करेंगे एज टू हाउ शुड वी अप्रोच दीज क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स हैव आल्सो बीन शेप्ड बाय लिबरल आइडियाज एंड वैल्यूज, so much so that they are commonly classified as liberal democracies। और जो डायरेक्टिव वर्ड है दैट इज टू एनालाइज। बोला गया है एनालाइज द एवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म इन दिस रिगार्ड। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है कि क्वेश्चन को छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है। जब आप क्वेश्चन को ब्रेक कर लेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन की मेन डिमांड्स क्या है और किस सीक्वेंस में और किस क्रोनोलॉजी में आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। तो देखिए कुछ कीवर्ड्स को हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बोलता है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स हैव आल्सो बीन शेप्ड। ऑल्सो मीन्स कि अपार्ट फ्रॉम अदर वैल्यूज बहुत सारे और भी आइडियल्स हैं, बहुत सारे और भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, बट उन स्कूल ऑफ थॉट में से एक जो इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है वो है लिबरल आइडियाज एंड लिबरल वैल्यूज। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट। और हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स की। मतलब कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, रादर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम अपार्ट फ्रॉम अदर आइडियाज लिबरलिज्म के द्वारा भी शेप की गई है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये बोलता है। अब आगे ये बोलता है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर लिबरलिज्म का इतना ज्यादा वो प्रभाव रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है, सो मच सो दैट दे आर कॉमनली क्लासिफाइड एज लिबरल डेमोक्रेसीज। अब देखिए जो वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम है यहां पर लिबरलिज्म की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम को लिबरल डेमोक्रेसीज कहना स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब कि उनके नेम के अंदर ही हमने उनके स्कूल ऑफ थॉट को शो करना स्टार्ट कर दिया। मतलब लिबरलिज्म जो उनका स्कूल ऑफ थॉट है उसको हमने उनके नेम के अंदर ही शो करना स्टार्ट कर दिया है एंड वी हैव स्टार्टेड कॉलिंग देम लिबरल डेमोक्रेसीज। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है। तो सबसे पहले तो हमें ये शो करना होगा कि किस तरीके से वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम के जो आइडियाज हैं, जो उनके वैल्यूज हैं, उसके अंदर लिबरलिज्म की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ गई है। सबसे पहले हमें ये शो करना होगा अपने आंसर के अंदर। और सेकंड पार्ट जो पार्ट है उसके अंदर हमें लिबरलिज्म का एवोल्यूशन बताना होगा। बिकॉज देखिए क्वेश्चन बोला गया है एनालाइज करना है हमें इस लिबरलिज्म के एवोल्यूशन को। सो क्वेश्चन हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है। हम इसी तरीके से क्वेश्चन को दो पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जब भी आप पॉलिटिकल साइंस का कोई आंसर स्टार्ट करते हैं तो आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो मेन थीम है, जो कोर एरिया है, उस कोर एरिया को आप होल्ड करें सबसे पहले तो, और उस कोर एरिया को एक्सप्लेन करें अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन का अप्रोच क्या कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ओवरऑल बात करता है लिबरलिज्म के बारे में और लिबरलिज्म के एवोल्यूशन के बारे में, राइट। तो हमें सबसे पहले यह समझाना होगा कि एज टू लिबरलिज्म है क्या, लिबरलिज्म का जो कंसेप्ट है, लिबरलिज्म का कंसेप्ट आया कैसे। तो देखिए अगर हम लिबरलिज्म की बात करें तो लिबरलिज्म सबसे पहले आता है फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट में। ठीक है, फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट में लिबरलिज्म यहां पर डेवलप होना स्टार्ट होता है, स्पेशली इन द पार्ट्स ऑफ यूरोप। नो, हमने यूरोप क्यों बोला? बिकॉज द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर वो वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं तो हमें उसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में इसके आंसर को देना होगा। तो देखिए लिबरलिज्म स्टार्ट होता है फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट एंड दैट टू इन अ प्लेस कॉल्ड एज यूरोप। तो अब अगर हमें लिबरलिज्म को समझना है तो सबसे पहले हमें फ्यूडलिज्म को एक्सप्लेन करना होगा। तो देखिए समझिए इस चीज को। फ्यूडलिज्म जो है, फ्यूडलिज्म को आप एक ट्रायंगल की तरह समझ सकते हैं। फ्यूडलिज्म बेसिकली, फ्यूडलिज्म का सीधा सा मतलब है क्लास हायरार्की। ठीक है, क्लास हायरार्की का सीधा सा मतलब ये होता है कि जहां पर सोसाइटी के अंदर डिफरेंट क्लासेस के बीच पीपल डिवाइड हो जाते हैं। मतलब लोग जो है अलग अलग जो क्लासेस है उनके बीच में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो सबसे टॉप पे जो क्लास थी दे वर कॉल्ड एज क्लर्जी, जो उसके बाद थे दे वर कॉल्ड एज नोबल्स, एंड जो सबसे नीचे थे दे वर कॉल्ड एज मिडिल क्लास। ठीक है, अब हम समझते हैं कि किस क्लास के अंदर किस तरीके के लोग पाए जाते थे। अब देखिए जो क्लर्जी है, क्लर्जी के अंदर चर्च के लोग पाए जाते थे। मतलब चर्च वॉज द सुप्रीम थिंग। ठीक है, यूरोप के अंदर रेनेसां के पहले चर्च की पावर सबसे ज्यादा हुआ करती थी। उसके बाद केम नोबल्स। नोबल्स कौन थे? नोबल का सीधा सा मतलब है रूलर्स प्लस उनकी फैमिलीज। ठीक है, वो सारे के सारे लोग जो कि रूलर्स की फैमिली से आते थे उन सबको नोबल्स कहा जाता था। एंड जो सबसे नीचे वाले पायदान पे जो आते हैं दे आर कॉल्ड एज मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में वो सारे लोग आते हैं जो कि इन दोनों के अंदर नहीं आते, जैसे कि टीचर्स हो गए।
ट्रेडर्स हो गए, ठीक है, स्लेव्स हो गए, ये सब के सब यहां पर मिडिल क्लास के अंदर आते हैं। अब आपको देखिए इस पिरामिड को समझकर आपको एक चीज तो समझ आ गया होगा कि जो टॉप दो क्लासेस है दे यूज टू डोमिनेट ओवर द थर्ड वन, ठीक है। जो सबसे नीचे वाली क्लास थी, इन इस पर्टिकुलर क्लास को आप कह सकते हैं कि दे वर ऑप्रेस्ड क्लास, ठीक है, एंड द टॉप टू दे वर ऑप्रेसर क्लास। मतलब ऑप्रेस्ड का मतलब ये है इनको दबाया जाता था, ठीक है, और दबाते कौन थे, ये जो टॉप टू क्लासेस है, क्लर्जी एंड नोबल्स, ठीक है। क्लर्जी एंड नोबल्स अपना सारा का सारा काम मिडिल क्लास से करवाते थे, ठीक है। क्लर्जी एंड नोबल्स जो हाई टैक्सेस वगैरह पे करते थे, मतलब पे करवाते थे, वो मिडिल क्लासेस से पे करवाते थे। द पॉइंट वाज दिस इज कॉल्ड एज फ्यूडलिज्म। अब हम फ्यूडलिज्म को थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो फ्यूडलिज्म का सीधा सा मतलब है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पे पहली बात तो क्लास हायरार्की है, और सेकंड चीज जो अपर क्लास है, ठीक है, वो लोअर क्लास को पूरी तरीके से डोमिनेट करके रखता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज फ्यूडलिज्म। नाउ इसी फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट में ग्रू अ आइडियोलॉजी जिसे हम कहते हैं लिबरलिज्म। तो अगर हम लिबरलिज्म की बात करें तो लिबरलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या है, दैट इज लिबर्टी, दैट इज फ्रीडम, ठीक है। लिबर्टी और फ्रीडम इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। अब देखिए यहां पर हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं एज टू हाउ जब फ्यूडलिज्म डाउन होना स्टार्ट हुआ, डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, तो आफ्टर ऑल लिबरलिज्म की जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हुई। देखिए सबसे पहले जो यूरोप का पीरियड है, ये जो यूरोप का प्लेस है, यूरोप के जो टाइम है, वहां पर फ्यूडलिज्म काफी ज्यादा डोमिनेटेड था, ठीक है। तो जैसा हमने बात की, फ्यूडलिज्म डोमिनेट होने के कारण क्या होता है, यहां पर जो थर्ड क्लास है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इम्पेशेंट होना स्टार्ट होती है और दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, ठीक है। उसके कारण केम अ पीरियड इन यूरोप जिसे कहते हैं रेनेसां का पीरियड, रेनेसां, ठीक है। रेनेसां का सीधा सा मतलब है द लाइट ऑफ रीजनिंग, द एज ऑफ रीजनिंग, जहां पर लोगों ने चर्च से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले क्या होता था, फ्यूडलिज्म के टाइम में इफ चर्च सेज समथिंग तो वो चीज अपने आप ही सही हो जाती थी, मतलब हर एक पर्सन उसको फॉलो करना स्टार्ट करता था। बट व्हेन केम द पीरियड ऑफ रेनेसां, जब रेनेसां आता है, जब लाइट ऑफ एज ऑफ रीजनिंग आती है, एज ऑफ लाइट आता है, तो वहां पर लोगों ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया कि चर्च आखिर ये ऑर्डर दे क्यों रहा है, आफ्टर ऑल चर्च की अथॉरिटी क्या है हमारे ऊपर, चर्च हमें क्यों कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस लोगों ने पूछने स्टार्ट कर दिया। अब ओवर टाइम जब ऐसे क्वेश्चंस लगातार आने लगे तो क्या हुआ, रीजनिंग के कारण जो फ्यूडलिज्म था वो कहीं ना कहीं ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जब फ्यूडलिज्म ब्रेक हुआ तो सबसे डोमिनेंट आइडियोलॉजी कौन सी थी, सबसे डोमिनेंट आइडियोलॉजी यहां पर आती है लिबरलिज्म की, ठीक है, बिकॉज लिबरल्स ही वो थे जो कि फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट ग्रो कर रहे थे। सो जब लिबरलिज्म ग्रो करना स्टार्ट किया तो लिबरलिज्म ने बोला कि अगर हमें इस मार्केट को इक्वल बनाना है, अगर हमें इस सोसाइटी को इक्वल बनाना है, तो सबसे पहले चीज जो हमें करनी होगी कि मार्केट के ग्रोथ पे काम करना होगा। बिकॉज देखो इसका रीजन क्या है, इस चीज को समझिए, मार्केट की ग्रोथ को ही क्यों यहां पर मेन फोकस में रखा गया। बिकॉज ये जो पिरामिड था, पिरामिड में टॉप दो क्लासेस थे, दैट इज क्लर्जी एंड नोबल्स। ये क्लर्जी और नोबल्स ऊपर क्यों थे, मिडिल क्लास सबसे नीचे क्यों थी, दिस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ मनी, दिस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो जितनी ज्यादा पावर यहां पर टॉप दो क्लासेस में मनी के मतलब मनी के पर्सपेक्टिव में थी, उतने पैसे इनके पास नहीं थे। इसलिए जो मिडिल क्लास थी उनको पावरफुल नहीं माना जाता था, और जो टॉप दो क्लासेस थे उनको पावरफुल माना जाता था। दिस वॉज द बिगेस्ट रीजन, ठीक है। तो यहां पर बोला गया लिबरलिज्म के द्वारा कि लिबरल थॉट के जो स्कॉलर्स थे उनके द्वारा ये बोला गया कि अगर हमें मिडिल क्लास को फिर से ऊपर उठाना है तो सबसे पहला काम हमें यह करना होगा कि इनके पास हमें इकोनॉमिक पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। मतलब अगर इनके पास पैसे बढ़ेंगे, इनके पास अगर इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली फिर ये ऊपर वाली क्लासेस के साथ फाइट कर सकते हैं। इसलिए बोला गया कि अब हमें सबसे पहला जो फोकस करना है, दैट फोकस शुड बी ऑन मार्केट, ठीक है, मार्केट की ग्रोथ के ऊपर। इसलिए लिबरलिज्म ने स्टार्ट किया यहां पर मार्केट के, बोला कि मार्केट के अंदर किसी भी थर्ड पार्टी का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। सिंपल वर्ड्स में लिबरलिज्म ये कहना चाहता था कि ना ही चर्च, ना ही नोबल्स, अब कोई भी ये लोग मार्केट के अंदर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और मार्केट को चलाने के लिए, मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए देयर वाज अ कांसेप्ट गिवन दैट इज कॉल्ड एज laissez-faire। laissez-faire का मतलब है सिंपल इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट। सो इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि एक मार्केट जो है वो अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर सकती है। देखिए मार्केट के अंदर दो मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है जो कि सेलर होता है, सेकंड बायर होता है। सेलर को कोई सामान बेचना है, बायर को कोई सामान खरीदना है। तो देखिए सेलर और बायर दोनों आपस में मिल करके ये बात डिसाइड कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर कमोडिटी पे कितना टैक्सेस पे करना है, क्या किसी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है कम है, ये चीजें ये दोनों मिलकर ही डिसाइड करेंगे।
इसके लिए गवर्नमेंट को, चर्च को, नोबल्स को, इन सबको बीच में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लिबरलिज्म का मेन स्कूल ऑफ थॉट है और इसी चीज के ऊपर एक्चुअली लिबरलिज्म स्टैंड करता है। इसी चीज के कारण लिबरलिज्म बाकी सारी आइडियोलॉजी से डिफरेंट है कि वो बोलता है कि मार्केट को आप फ्री हैंड प्रोवाइड कर दो, मार्केट को आप सब कुछ अपने आप करने दो, और द मोमेंट मार्केट इन चीजों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा तो जो पावर डिवीजन था, जो सोशल हायरार्की था, वो अपने आप ही हट जाएगा। बिकॉज उसके बाद तीनों ही क्लासेस के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी कि तीनों ही जो क्लासेस हैं वो मार्केट के अंदर अपने सामान को बेच सकते हैं, जो भी उनको चाहिए वो खरीद सकते हैं और उसके तहत वो अपने पैसे कमा सकते हैं। इकोनॉमिकली दे कैन बिकम स्ट्रॉन्गर। ठीक है, दिस वाज द मेन आइडिया बिहाइंड लिबरलिज्म। ठीक है, सो यहां तक क्लियर है। सो अब देखिए, अब लिबरलिज्म ने जब ये सब बोल दिया कि मार्केट को हमें मेन कंट्रोल देना है, तो एक चीज जो लिबरलिज्म ने स्टार्ट किया, उन्होंने बोला कि जो भी मोनार्की है, मतलब मोनार्की का मतलब क्या होता है? मोनार्की का मतलब है कोई किंग, क्वीन जो कि रूल कर रहे हैं। मोनार्की का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई पर्सन अपने जनरेशंस या फिर अपने हेरिडिटी के कारण रूल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मोनार्की। तो लिबरलिज्म ने यहां पर मोनार्की के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहां पर लिबरलिज्म ने बोला कि मोनार्की का मेन वैल्यू क्या है? अगर मेन पावर पीपल के पास है, मतलब असली पावर जो है अगर वो पीपल के पास है, असली पावर अगर मार्केट डिसाइड कर रहा है, तो यहां पर तो फिर किंग और क्वीन की जरूरत ही नहीं है हमें। इसलिए लिबरलिज्म ने जो एब्सोल्यूट पावर थी, जो एब्सोल्यूट पावर जो कि मोनार्की के पास थी, उन सबको यहां पर चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। और इसके बदले में ऑल्टरनेट फॉर्म क्या दिया? ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला चीज जो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए। नो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी कंट्री है, जो भी नेशन है, दैट शुड बी गवर्न्ड बाय अ लॉ। इट शुड बी गवर्न्ड बाय अ लॉ एंड नॉट बाय अ पर्सन। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। सबसे पहले लिबरलिज्म यहां पर देखो, सबसे पहले तो लिबरलिज्म ने यहां पर फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट बोला। ठीक है, फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट बोलने के बाद उन्होंने मोनार्की को खत्म किया। मोनार्की को खत्म करने के बाद जो ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो दे रहे हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सीधे शब्दों में उन्होंने बोला कि जो भी नेशन है उसको रूल करने के लिए अब किसी किंग की या फिर क्वीन की जरूरत नहीं है हमें, अब हम बाय लॉ हम इसे रूल कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि लॉ को सुप्रीम बनाओ, किसी पर्सन को सुप्रीम मत बनाओ। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने जो पहला थॉट दिया, दैट वाज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लेटर ऑन दे टॉक्ड अबाउट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। नाउ व्हाट डज दिस मींस? अब देखिए, जैसा हमने यहां पर बात किया, अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट, मेन पावर सेंटर कौन है? पीपल एंड द मार्केट। ठीक है, तो देखो, मार्केट तो हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका मतलब है ओवरऑल पावर किसके पास है? ओवरऑल पावर जो पावर है वो पीपल के पास है। सो अगर लोगों के पास पावर है, तो लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है, लोगों के पास ये पावर है कि वो अपने लॉज को खुद बना सकते हैं, राइट? अपने रूल्स को खुद बना सकते हैं, कौन सी चीजें उन्हें चाहिए, अपनी बिल्स को खुद ला सकते हैं, राइट? ये सब चीजें पावर किसके पास है? पीपल के पास। अब देखिए, किसी एक कंट्री में, जस्ट सपोज इफ इट इज इंडिया, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हर एक पर्सन डायरेक्टली तो अपने लॉ को बना नहीं सकता, हर एक पर्सन डायरेक्टली अपने रूल्स को, बिल्स को, ये सब बना नहीं सकता। इसलिए लोगों ने क्या किया? पीपल विल स्टार्ट चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे? लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव का मेन काम क्या है? कि उनको इन पीपल के बदले में, मतलब जो ये लोग करना चाहते हैं वो काम ये रिप्रेजेंटेटिव करके देंगे। ठीक है, सो आई होप आप समझ रहे हैं। सो जो लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट वाले थे, उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बात की और लेटर ऑन उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में बात की कि जो भी गवर्नमेंट है वो हो तो मतलब होनी चाहिए, बट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब दे शुड कम फ्रॉम पीपल देमसेल्व्स। जो लोग डिसाइड करेंगे वैसे ही एक टाइप की गवर्नमेंट आनी चाहिए। ठीक है, एंड ओवरऑल लिबरल स्कूल ऑफ थॉट ने ये बोला दैट जो मार्केट है, मतलब जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो पूरी तरीके से फ्री होनी चाहिए। यहां तक कि जो ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी है, इनके पास भी ये पावर नहीं है कोई मार्केट के अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं। सो दिस वाज द बेसिक टेनेट ऑफ लिबरलिज्म, जहां पर उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट होगी दैट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि पीपल चूज करेंगे, और सेकंड चीज, जो मार्केट होगी उस मार्केट के अंदर किसी को भी इंटरफेयर करने का कोई भी पावर नहीं दिया जाएगा। यहां तक कि जो लोग खुद भी हैं, जिन्होंने खुद अपने गवर्नमेंट को चूज किया है, वो लोग भी यहां पर आकर मार्केट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए, जब आप लिबरलिज्म का जो एवोल्यूशन है काइंड ऑफ वो समझ गए हैं स्टार्टिंग से कि फ्यूडलिज्म से किस तरह से लिबरलिज्म स्टार्ट होता है, जब आप ये समझ चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मेन टेनेट्स क्या है लिबरलिज्म के। सिंपल शब्दों में मेन फीचर्स क्या है लिबरलिज्म के। ठीक है, लिबरलिज्म के मेन फीचर्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, स्टार्टिंग में हमने बात की कि लिबरलिज्म का जो मेन स्कूल ऑफ थॉट है, जो लिबरलिज्म का जो मेन वैल्यू है, दैट इज लिबर्टी। ठीक है, सो लिबर्टी तो है। लिबर्टी का मीनिंग क्या है? कि आप अपने आप को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यू हैव द फ्रीडम टू डू समथिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज लिबर्टी। अब देखो, लेकिन लिबर्टी का जो स्कूल ऑफ थॉट है या फिर लिबर्टी की जो सोच है, वो लगातार चेंज होती रहती है। ठीक है, इट कीप्स चेंजिंग। ठीक है, तो अब हम इसे समझते हैं। पहली चीज तो लिबर्टी हो गई।
इसके अलावा लिबरलिज्म के अंदर और भी कौन कौन से वैल्यू सिस्टम्स हैं, उन वैल्यू सिस्टम्स को हम समझते हैं। ठीक है, कौन कौन से वैल्यूज लिबरलिज्म के अंदर आते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो लिबरलिज्म का जो वैल्यू है, दैट इज अबाउट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअलिज्म का मतलब यह है कि जो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है वो ये बोलता है कि हर एक पर्सन की, हर एक इंडिविजुअल की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है। ठीक है, अपनी खुद की एक यूनिकनेस है। मतलब कि अगर हम एक सोसाइटी को देखें, उस सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब की और एक सिंगल इंडिविजुअल की टोटली डिफरेंट वैल्यू है। मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल की ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू सोसाइटी, बिकॉज अल्टीमेटली यही इंडिविजुअल तो जाकर सोसाइटी को फॉर्म करेंगे। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं कि एक इंडिविजुअल की वैल्यू ये लोग ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू सोसाइटी। तो लिबरल्स का कहना यह है कि जो एक इंडिविजुअल है वही आगे जाके सोसाइटी बनाएगा, तो क्यों ना हम इंडिविजुअल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे एज कंपेयर टू सोसाइटी। तो अगर हमें कोई भी चेंजेस लाने हैं, अगर हम उसे इंडिविजुअल लेवल पे लाने की कोशिश करें तो वो ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू कि वो चेंजेस हम सोसाइटी के लेवल पे लाने की कोशिश करें। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। इसके अलावा इंडिविजुअलिज्म में जो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है वो बोलते हैं कि हर एक पर्सन के अंदर अपनी कुछ इनर क्वालिटीज है। ठीक है, और वो इनर क्वालिटीज ही उन्हें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। और ये इनर क्वालिटीज पूरी सोसाइटी के पास नहीं पाई जाती हैं, वो ये इनर क्वालिटीज सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल के पास पाई जाती है। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए कि जो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है वो सबसे पहले इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस करता है। मतलब हर एक पर्सन को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है और बोलता है कि जो हर एक इंडिविजुअल है दे आर एक्चुअली एंड इन देमसेल्व्स। मतलब कि हर एक इंडिविजुअल पूरी तरीके से यूनिक है और हर एक इंडिविजुअल अपने आप में सुप्रीम है। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू आप समझ गए इंडिविजुअलिज्म। सेकंड जो वैल्यू है लिबरलिज्म की, दैट इज फ्रीडम अलॉन्ग विद लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी के बारे में हमने बात की, अब हम फ्रीडम को समझते हैं। नो व्हाट इज फ्रीडम? नो फ्रीडम को अगर आप सीधी शब्दों में समझे, फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। ठीक है, आजादी टू डू एनीथिंग, जो भी चीज आप करना चाहते हैं वो करने के लिए आपके ऊपर नो रिस्ट्रिक्शन शुड बी देयर। अगर आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी करने के लिए फ्री हैं। अगर हम पॉलिटिकल सेंस में देखें तो देखो, फ्रीडम का मतलब होता है इट इज द एबिलिटी टू थिंक और एक्ट एज वन वांट्स टू। ठीक है, मतलब सीधे शब्दों में जैसा आप करना चाहते हैं या फिर जैसा आप सोचना चाहते हैं वो करने के लिए अगर आप पूरी तरीके से फ्री हैं तो इसका मतलब कि आपको फ्रीडम की वैल्यू मिली हुई है। अब इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट होता है रिस्ट्रेंट। ठीक है, अगर आप रिस्ट्रेंट देखें तो इसका एग्जांपल क्या है? जो पहले स्लेव्स हुआ करते थे, देखो स्लेव्स के पास ये फ्रीडम नहीं थी कि वो कुछ भी सोच पाए खुद से या फिर खुद से कुछ भी कर पाए, इसलिए वो फ्री नहीं थे। अभी के टाइम में फ्रीडम इज अ इंपॉर्टेंट टेनेट, इसलिए हर एक पर्सन ऑलमोस्ट फ्री है। ठीक है, अब देखो फ्रीडम को ऑल्दो हम एक बहुत ही एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज लेते हैं, बट एक्चुअली फ्रीडम इज नॉट दैट नॉर्मल। ठीक है, आप ध्यान से इसको सोचिएगा कि पहले के टाइम में लोग वर नॉट दैट मच फ्री, उनके पास फ्रीडम नहीं थी। फ्रीडम अभी की एक वैल्यू है और अभी इतनी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग। नाउ जो फ्रीडम वाला कंसेप्ट है, अब देखो फ्रीडम एक ऐसी चीज है जिसको आप इंडिविजुअल लेवल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, सोसाइटी के लेवल पर भी कर सकते हैं और नेशन के लेवल पे भी कर सकते हैं। बिकॉज देखो इंडिविजुअल लेवल पर तो हमने बात कर ली, इंडिविजुअल लेवल का सीधा सा मतलब है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब इफ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन डू दैट थिंग, दिस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल। अगर हम सोसाइटी लेवल की फ्रीडम की बात करें तो सोसाइटी पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज देयर इज समथिंग सम ट्राइब। ठीक है, वो ट्राइब अपने लिए कोई लॉ बनाना चाहते हैं, सो आर दे फ्री टू डू सो? यस, अंडर 5th and 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे आर फ्री टू डू सो। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। सो यहां पर सोसाइटी को हमने फ्रीडम दे रखा है, साथ ही साथ हमने नेशन को भी फ्रीडम दे रखा है। किस तरीके से? जो नेशनल फ्रीडम है उसको आप सॉवरेनिटी का कंसेप्ट दे सकते हो। ठीक है, सॉवरेनिटी क्या होता है? सॉवरेनिटी का सीधा सा मतलब यह है कि कोई नेशन जैसा मर्जी चाहे कर सकती है बिना किसी दूसरी कंट्री के दबाव में आए। तो अगर इंडिया को देखो, अगर इंडिया को कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स करना है, तो क्या उससे पहले किसी और से पूछने की जरूरत है? नहीं। दैट मीन्स कि इंडिया सॉवरेन है और इंडिया के सॉवरेन होने का मतलब है कि इंडिया को नेशनल सेंस में फ्रीडम मिली हुई है। मतलब इंडिया के पास आजादी है, इंडिया के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और वो अपने तरीके से सोच सकती है और अपने तरीके से कुछ भी कर सकती है। ठीक है, आई होप दीज टू वैल्यूज आर क्लियर। अब देखिए, अब हम चलते हैं थर्ड वैल्यू की तरफ। थर्ड वैल्यू बोलता है रीजन के बारे में। रीजन का सीधा सा मतलब है लाइट या फिर एनलाइटनमेंट। ठीक है, अगर आप समझो एनलाइटनमेंट का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप जब भी कुछ समझते हैं, कुछ भी सुनते हैं, तो आप उसके अगेंस्ट कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब कि आप सिर्फ चीजों को मान नहीं लेते, ठीक है, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। यू आस्क क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल अर्लियर टाइम में जब जब जो चर्च थे, चर्च यूज्ड टू से दैट अर्थ इज फ्लैट। ठीक है, अर्थ इज फ्लैट, तो लोग इसको सिंपली मान लेते थे। लोग
ये समझते थे कि अगर चर्च बोल रहा है तो बात सही होगी, राइट? लेकिन देन केम अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द चर्च कि आपके पास क्या प्रूफ है दैट द अर्थ इज फ्लैट। नाउ दिस पर्टिकुलर पीरियड जब क्वेश्चनिंग होनी स्टार्ट हुई, दैट इज कॉल्ड एज रेनेसा, और इसी चीज को कहते हैं द लाइट ऑफ रीजन। रीजन का सीधा सा मतलब है द एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस। नाउ रीजनिंग का मेन एम क्या है? देखिए, रीजनिंग का मेन एम यह है कि कोई भी पर्सन जो एक बॉन्डेज के अंदर फंसे हुए हैं, हम लोग जो हैं जो पहले के टाइम में एक बॉन्डेज के अंदर फंसे हुए थे, बॉन्डेज ऑफ सुपरस्टिशंस, ठीक है, सुपरस्टिशंस, ठीक है, देन वी कैन से बॉन्डेज ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, इन सब चीजों से निकलने के लिए एक रीजन की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा हेल्प करती है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। और इसी रीजन की क्वालिटी को यूज करके हम आज के एज को एक एज ऑफ रीजन कह सकते हैं। एज ऑफ रीजन का सीधा सा मतलब है यहां पर हर एक पर्सन के पास एक एबिलिटी है, फ्रीडम है कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी को भी अकाउंटेबल ठहरा सकता है। जैसे गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट को हमने चूज किया है तो हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या वो ऐसा कर रही है या फिर ऐसा नहीं कर रही है, राइट? ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द पीरियड ऑफ रीजनिंग। ठीक है, तो अब 3 मेन टेनेट समझ गए। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ टेनेट। फोर्थ टेनेट है जो लिबरलिज्म का है, वो है जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? सीधे शब्दों में इसे कहते हैं न्याय। न्याय का मतलब ये होता है कि जो भी आपको चाहिए, मतलब जो भी आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलना चाहिए। मतलब वट एवर यू डिजर्व यू शुड गेट इट, सिंपल वर्ड्स में। सो अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पे बात करें तो गिविंग ईच पर्सन व्हाट दे डिजर्व, ठीक है, व्हाट दे डिजर्व। सो जो भी चीजें कोई पर्सन डिजर्व करता है, अगर वो उसे मिल रहा है, दैट मीन्स वो एक जस्टिस है। ठीक है, अब देखिए, जस्टिस का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सेंस में नहीं होता है, जस्टिस का मतलब नेगेटिव सेंस में भी होता है। सो जस्टिस को हम कह सकते हैं कि इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड प्लस पनिशमेंट। मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन जिसने कुछ अच्छा किया है उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, बट अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तो उसको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। दीज टू क्वालिटीज दे कंबाइन टू फॉर्म जस्टिस। ठीक है, ये दोनों मिलकर जस्टिस बनाती है। सो आई होप आपको ये भी चीज क्लियर हो गई कि फोर्थ जो टेनेट है इंडिविजुअलिज्म का, लिबरलिज्म का, वो जस्टिस है। मतलब कि लिबरलिज्म ये भी बोलता है कि हर एक पर्सन को प्रॉपर जस्टिस मिलनी चाहिए। मतलब अगर कोई वर्कर क्लास है, सिंपल शब्दों में समझे कि जब फ्यूडलिज्म था तो फ्यूडलिज्म में देखो, जो पिरामिड है, पिरामिड का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, मिडिल क्लास, मेजॉरिटी ऑफ द काम ये करते थे। मतलब ऑल द इंपॉर्टेंट वर्क्स वर डन बाय देम, बट सबसे कम जो पैसा था वो इनको मिलता था, सबसे कम जो इकोनॉमिक पावर थी वो इनकी थी। अब सबसे कम काम ये दोनों करते थे, क्लर्जी और नोबल्स, बट सबसे ज्यादा पैसा इनके पास था। तो लिबरलिज्म ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सबसे ज्यादा काम ये लोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू इनकी है, अगर सबसे ज्यादा जो वर्क पुट इन कर रहे हैं वो अगर मिडिल क्लास कर रही है, तो सबसे ज्यादा पैसा भी इनके पास होना चाहिए। इसलिए कंसेप्ट आया जस्टिस का कि आप जो कुछ भी डिजर्व करते हो, जिस चीज के लिए आपने मेहनत की है, जो जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हो, आपको वो चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड द फिफ्थ वैल्यू इज टॉलरेशन। ठीक है, टॉलरेट करना। टॉलरेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप हर एक बाकी आइडियाज के लिए भी टॉलरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई बिलीव इन समथिंग, जस्ट सपोज कि मैं ए आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूं और कोई दूसरा पर्सन है जो कि आइडियोलॉजी बी में बिलीव करता है। सो अगर कोई दूसरा पर्सन अगर किसी और आइडियोलॉजी में बिलीव करता है, तो क्या मुझे इस पर्सन के साथ रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए, राइट? देखो, टॉलरेशन बोलता है कि ऑल्दो आप आइडियोलॉजी ए में बिलीव करते हो और कोई और पर्सन आइडियोलॉजी बी में बिलीव करता है, बट स्टिल यू शुड बी टॉलरेंट टुवर्ड्स द अदर पर्सन। देखो, ये उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, ये आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, ये आपकी अपनी सोच है, ये उसकी अपनी सोच है, और दोनों ही सोच अपनी अपनी जगहों पर सही है, राइट? सो इसलिए टॉलरेंट का मतलब होता है वी शुड बी टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल द आइडियाज। सो लिबरलिज्म क्या बोलता है? लिबरलिज्म बोलता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही सही हैं, बट जो बाकी जितने भी आइडियाज हैं वो सब। वोल्टेयर का एक स्टेटमेंट है दैट आई डिटेस्ट व्हाट यू से बट विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। नाउ व्हाट डज दिस मीन्स? देखो, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हो सकता है कि जो तुम कह रहे हो वो मुझे पसंद नहीं है, मतलब मैं डिटेस्ट करता हूं उस चीज को, मुझे पसंद नहीं है, बट स्टिल ये तुम्हारा राइट है कि तुम उसे कह सको। ठीक है, मतलब हो सकता है कि जो तुम कह रहे हो मुझे पसंद नहीं है, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि टू द डेथ, मतलब कि अपने आखिरी सांस तक भी मैं तुम्हारे इस राइट की मैं प्रोटेक्शन करूंगा कि तुम उस चीज को कह सको। जो भी चीज तुम बिलीव करते हो, जिस चीज को भी तुम मानते हो, वो चीज तुम प्रॉपर्ली कह सको। इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। सो आई होप आप समझ गए कि टॉलरेशन की जो वैल्यू है वो एक एथिकल वैल्यू है। ठीक है, साथ ही साथ वो एक प्रिंसिपल है। मतलब एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, और इसी सिद्धांत को यहाँ पर लिबरलिज्म भी फॉलो करता है। दे से कि ऑल्दो वी आर करेक्ट, बट जो दूसरी आइडियोलॉजी है वो गलत नहीं है। ठीक है, ऐसा लिबरलिज्म का मानना है। आई होप आप इस चीज को समझ गए।
अब देखिए, हमने क्वेश्चन का जो मेन पार्ट था यहाँ पर, जो लिबरलिज्म के जो मेन टेनेट्स थे उसको हमने एक्सप्लेन कर लिया है, उसको हमने प्रॉपर्ली समझ लिया. नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म. ठीक है, ऑल्दो मैंने आपको एवोल्यूशन स्टार्टिंग में बता दिया है, आपको समझा दिया है, बट नाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि इस पर्टिकुलर आंसर का अप्रोच कैसा होना चाहिए, मतलब किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर आंसर को अप्रोच कर सकते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. एक चीज समझिए, लिबरलिज्म जो है वो एक मोनोथिस्टिक आइडियोलॉजी नहीं है. मोनोथिस्टिक का मतलब होता है जो कि सिर्फ एक ही सिंगल आइडियोलॉजी को फॉलो करता जाए और उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना लाए, ऐसा नहीं. लिबरलिज्म ने विद टाइम अपने अंदर काफी सारे चेंजेस लाए हैं. अब उसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से चेंजेस आए. देखो, सबसे पहले जो सबसे स्टार्टिंग में जो लिबरलिज्म आता है उसे कहते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म. ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म उस टाइम आता है जिस टाइम लिबरलिज्म फ्यूडलिज्म से ब्रेक हो रहा था. ठीक है, मतलब फ्यूडलिज्म से निकलकर जब लिबरलिज्म का कंसेप्ट आता है, उस टाइम जो स्कूल ऑफ थॉट प्रेजेंट था लिबरलिज्म के अंदर, दैट वाज कॉल्ड एज क्लासिकल लिबरलिज्म. ठीक है, तो एक चीज तो आप समझ गए. तो अगर आप इस पर्टिकुलर क्लासिकल लिबरलिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर को समझेंगे तो वो ये है कि लिबरलिज्म बोलता है कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स का मतलब है कि कोई भी किंग वगैरह हो गए, ठीक है, क्लर्जीज हो गए, नोबल्स हो गए, ये सब फ्यूडल लॉर्ड्स है. ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स. तो क्लासिकल लिबरलिज्म का कहना है कि जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनके पास कुछ राइट्स हैं, राइट, उनके पास कुछ पावर्स हैं. तो लिबरलिज्म का कहना है कि ये सारे के सारे राइट्स, ये सारे के सारे पावर्स हर एक इंडिविजुअल के पास होना चाहिए. सिंपल वर्ड्स में मतलब दे डिमांडेड इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ पावर एंड अपॉर्चुनिटी विद किंग, क्लर्जी, नोबल्स. ठीक है, हर एक जो अपर क्लास है उनके पास जो कुछ भी पावर्स है वो हर एक पर्सन के पास होना चाहिए. ये क्लासिकल लिबरलिज्म ने सबसे पहले डिमांड किया. सेकंड चीज, अब इसके अलावा क्लासिकल लिबरलिज्म बोलता है, याद है आपको स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, मार्केट की. सो अगर मार्केट की इकोनॉमी है तो मार्केट को फ्री रखो. ठीक है, मार्केट को फ्री रखो. और वहां पर एक कंसेप्ट दिया गया लसेस फेयर का. ठीक है, लसेस फेयर, लसेस फेयर कंसेप्ट एडम स्मिथ ने दिया था. ठीक है, एडम स्मिथ क्या बोलते हैं, एडम स्मिथ बोलते हैं कि मार्केट को फ्री रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्केट जो है उसका एक इनविजिबल हैंड होता है, इनविजिबल हैंड होता है जो कि अपने आप ही हर चीज को कंट्रोल करता है, अपने आप हर चीज को बैलेंस आउट करता है. तो किसी थर्ड पार्टी को बीच में आने की जरूरत यहां पर नहीं है. ठीक है, तो आई होप आप ये भी समझ गए. अब अगर हम क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करें तो ये किस चीजों पे एम्फोसिस करते थे. देखो, सबसे पहले जो इनका एम्फोसिस था दैट वाज ऑन इंडिविजुअल्स ऑटोनॉमी. मतलब हर एक जो इंडिविजुअल है उसकी अपनी खुद की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उसके पास अपने कुछ फ्रीडम्स होने चाहिए, वो जैसा चाहे वो कर सके. सेकंड चीज, जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो बोलता है दैट द गवर्नमेंट शुड बी लिमिटेड. गवर्नमेंट लिमिटेड आपको याद होगा. देखो, इन सब चीजों को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में काफी अच्छा टाइम दिया है इनको एक्सप्लेन करने के लिए. सो आई होप आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं. सो लिमिटेड गवर्नमेंट, जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि गवर्नमेंट जो है वो मार्केट के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट. देन अगर आप थर्ड फीचर की बात करोगे तो जो क्लासिकल लिबरलिज्म है इट टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक फ्रीडम. ठीक है, मतलब हर एक पर्सन जो है अपने पैसे कमाने के लिए खुद से वो है मतलब फ्री है, जो चाहे वो कर सकता है. देन वी हैव पॉलिटिकल फ्रीडम. पॉलिटिकल फ्रीडम आप समझ गए बिकॉज हमने स्टार्टिंग में आपको याद होगा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की थी. मतलब हर एक पर्सन के पास ये फ्रीडम है कि वो पॉलिटिकली अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकता है. तो आप लोग मिलकर के अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लीजिए और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आगे जाकर आपकी गवर्नमेंट को रन करेगा. एंड थर्ड जो लास्ट चीज है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो इसके अंदर भी लिबरलिज्म बात करता है. लिबरलिज्म क्या बोलता है कि हर एक पर्सन के पास ये राइट है, उसके पास ये हक है कि वो जो चाहे कह सके, भले ही वो अगेंस्ट गवर्नमेंट कहे, अगेंस्ट क्लर्जीज कहे, अगेंस्ट नोबल्स कहे, किसी के भी अगेंस्ट कहे, बट ही हैज द फ्रीडम ऑफ स्पीच. सो आई होप आप समझ गए. ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ लिबरलिज्म था, दैट इज क्लासिकल लिबरलिज्म. यहां पर हम एवोल्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, और क्लासिकल लिबरलिज्म के अगर हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स हैं उन्हें समझना होगा तो हम सबसे पहले कह सकते हैं कि यहां पर जॉन लॉक थे. ठीक है, देन वी हैड एडम स्मिथ. ये सब जो थे वो प्रोपोनेंट्स थे स्टार्टिंग में. ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म के. सो आई होप आपका फर्स्ट जो स्टेज है लिबरलिज्म का दैट इज क्लियर. चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लिबरलिज्म. इसे कहते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म. ठीक है, मॉडर्न लिबरलिज्म, सीधे शब्दों में इसे पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कहा जाता है या फिर इसे वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट भी कहा जाता है. ठीक है, ये तीनों ही फीचर्स हैं मॉडर्न लिबरलिज्म के. देखिए मैं आपको समझाता हूं. होता क्या है कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म था, जब क्लासिकल लिबरलिज्म इतना ज्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट हो गया कि उसने मार्केट को बहुत ज्यादा छूट दे दी. ठीक है, मार्केट को इतनी ज्यादा छूट देने के कारण यहाँ पर एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट आता है, बोलता है कि अगर हम हर चीज मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे तो जो डिसएडवांटेज सेक्शन है या फिर जो डाउन ट्रॉडन सेक्शंस है, मतलब जो वल्नरेबल पीपल है, जो पीपल काफी ज्यादा गरीब हैं, जो खुद जाकर मार्केट के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर सकते, उनका क्या होगा.
उनको बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो यहां पर इनके लिए एक न्यू कंसेप्ट आता है कि जो स्टेट है, स्टेट को हम कुछ लिमिटेड रूल्स दे सकते हैं, ठीक है, लिमिटेड रूल्स। और उस लिमिटेड रूल्स को बोला गया कि अब उनको कुछ पॉजिटिव रूल्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव रूल्स में मेन काम क्या था उनका? मेन काम यह था कि स्टेट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी टू जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं या फिर जितने भी डाउन ट्रॉडन सेक्शंस हैं, उन सबको इक्वल राइट्स, उन सबको अपॉर्चुनिटीज, ये सब प्रोवाइड कराना, ठीक है। ये मेन काम था मॉडर्न लिबरलिज्म का। तो आई होप आप समझ रहे हैं। तो मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वो यहां पर बात करता है जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो डाउन ट्रॉडन सेक्शन है, उनको किस तरीके से उनके लिए एक राइट कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब उनके लिए कुछ कंडीशंस क्रिएट करने हैं ताकि उन कंडीशन को यूज करके वो जो वल्नरेबल सेक्शन है वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, अपने आप को उठा सके, ठीक है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल लिबरलिज्म एंड मॉडर्न लिबरलिज्म। तो मॉडर्न लिबरलिज्म ने एक वेलफेयर स्टेट के बारे में बात की, ठीक है, ये हम समझ गए सेकंड स्टेज के बारे में। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लिबरलिज्म के बारे में। देखो, जब क्लासिकल लिबरलिज्म से मॉडर्न लिबरलिज्म आया और मॉडर्न लिबरलिज्म जब चल रहा था, तो यहां पर एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये आता है कि जितने भी जो डाउन ट्रॉडन लोग थे, जो मतलब वल्नरेबल लोग थे, अब वो लोग पूरी तरीके से स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, मतलब स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। अब उन्होंने अपना कोई भी काम करना छोड़ दिया, बिकॉज जो वल्नरेबल सेक्शन था उन्हें पता था कि स्टेट हमें संभाल ही लेगा, राइट। तो इन्होंने जो काम कर सकते थे वो काम करना भी छोड़ दिया। उसके कारण प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई। इसके कारण देयर कम ए न्यू कंसेप्ट जिसको बोला गया न्यू लिबरलिज्म, ठीक है, न्यू लिबरलिज्म। सो न्यू का मतलब होता है न्यू, एंड लिबरलिज्म का मतलब लिबरल थॉट का स्कूल, ठीक है। देखो, जो न्यू लिबरलिज्म था ये फिर से एक बार मार्केट फंडामेंटलिज्म के बारे में बात करता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट फंडामेंटलिज्म? मार्केट का सीधा सा मतलब हम जानते हैं, फंडामेंटलिज्म का मतलब होता है मेन सोर्स। मतलब कि फिर से एक बार जिस तरीके से क्लासिकल लिबरलिज्म में मार्केट को मेन पावर दी गई थी, फिर से एक बार न्यू लिबरलिज्म में मार्केट को मेन पावर देने की बात की गई। कहा गया दैट मार्केट शुड रिमेन एज गॉड, मतलब कि कोई भी थर्ड पार्टी आकर मार्केट के अंदर अपना इंटरफेरेंस ना करे। मतलब स्पेशली जो गवर्नमेंट यहां पर बीच में आई थी वल्नरेबल सेक्शन का हेल्प करने के लिए, फिर से एक बार उनको पीछे हटना पड़ा, और यहां पर एक कंसेप्ट आया ऑफ रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। रोलिंग बैक ऑफ स्टेट, रोलिंग बैक ऑफ स्टेट का सीधा सा मतलब क्या है? रोलिंग बैक ऑफ स्टेट का मतलब है कि स्टेट जो अब तक किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम कर रहा था, फिर से उनकी पावर्स उनसे छीन ली गई और फिर से उनको पीछे आना पड़ा। साथ ही साथ न्यू लिबरलिज्म का एक कंसेप्ट आता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। नाउ ट्रिकल डाउन के अंदर बोला जाता है कि देखो, अगर इस तरीके से सोसाइटी है, अगर हम सबसे टॉप पे कुछ एडवांसमेंट करेंगे, कुछ डेवलपमेंट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आएगी, मतलब उनसे पैसा नीचे आएगा, फिर उनसे पैसा और नीचे आएगा, और राइट इस तरीके से सबसे नीचे वाले सेक्शन तक पैसा पहुंच जाएगा। तो यहां पर बात की गई कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, मतलब जो वेल्दी क्लास है, सिंपल वर्ड्स में जो एलीट क्लास है, ठीक है, एलीट क्लास अगर डेवलपमेंट करती है तो उसका कुछ ना कुछ फायदा ऑटोमेटिकली वल्नरेबल सेक्शन तक भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वंस अगेन यहां पर प्रूव करने की कोशिश की गई कि हमें गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिकली नीचे तक पहुंच जाएगा। मतलब जो सबसे नीचे वाली क्लास है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, डेवलपमेंट उन तक पहुंच जाएगा, बट उन्हें उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना होगा, ठीक है। ये न्यू लिबरलिज्म का मेन कंसेप्ट था। और ये बिल्कुल पीक पे कब आ गया? 1990s में अगर आप देखोगे तो देयर केम अ ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। अब जानते हैं ब्रेटन वुड्स के बारे में। सो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के अंदर दो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। साथ ही साथ 1990s में एक गैट नाम की बॉडी थी, उसको हटा करके देयर वाज WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ये सब शो करता है कि एक बार फिर से जो मार्केट था, मार्केट को गॉड बनाकर, सिंपल वर्ड्स में मार्केट को सुप्रीम बनाकर प्रेजेंट किया गया, और अभी तक हमारा जो ये न्यू लिबरलिज्म का कंसेप्ट है ये लगातार चलता आ रहा है। बट अगर आप ध्यान से सोचिए तो 2008 में देयर केम अ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने कहीं ना कहीं जो मार्केट की सुपीरियोरिटी थी, जो मार्केट काफी ज्यादा एडवांस हो रहा था, उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। बिकॉज देखो, यहां पर गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल कर नहीं रही थी, और मार्केट यहां पर 2008 में इतनी बुरी तरीके से डिक्लाइन हुआ, मार्केट की वैल्यू डिक्लाइन हुई, दैट एक बार फिर से कहीं ना कहीं स्टेट की इंपॉर्टेंस बीच में आनी स्टार्ट हो गई कि हमें फिर से स्टेट को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमने बात की कि किस तरीके से जो लिबरलिज्म है उसका जो वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स थे उसके ओरिजिन हुई, किस तरीके से लिबरलिज्म इवॉल्व हुआ। वी टॉक्ड अबाउट क्लासिकल लिबरलिज्म, वी टॉक्ड अबाउट मॉडर्न लिबरलिज्म, और हमने लास्ट में बात की न्यू लिबरलिज्म के बारे में। आई होप आपको तीनों ही जो स्कूल ऑफ थॉट्स थे और तीनों ही जो एवोल्यूशन का पार्ट्स थे लिबरलिज्म का, वो तीनों प्रॉपर्ली समझ आ गए। अब देखो, फाइनली जब आप अपने आंसर को एंड करने जाएंगे, उससे पहले आपको एक लिबरलिज्म के ऊपर फिर से एक स्मॉल पैरा देना है, जिसके आप ये अंदर आप बता सकते हो कि देखो, ऑल्दो क्रिटिसिज्म तो बहुत हुए हैं और लिबरलिज्म के, लेकिन लिबरलिज्म अभी भी डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट है, डोमिनेंट है काफी।
स्पेशली जो वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी भी वहां पर मार्केट की वैल्यू काफी ज्यादा है। अभी भी वहां पर जो गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस उतना ज्यादा नहीं होता है, राइट। अभी भी लोगों के इंडिविजुअल राइट्स के बारे में काफी ज्यादा बात की जाती है। अगर आप देखो, ब्लैक राइट्स मूवमेंट हो गया, ठीक है, फिर येलो वेस्ट मूवमेंट हो गया, ये सब क्या शो कर रहा है? ये सब शो कर रहा है कि जो लिबरल वैल्यूज थी, इंडिविजुअलिज्म की, फ्रीडम की, राइट, लिबर्टी की, वो सब अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है इन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर, राइट। अगर आप अभी वेरियस कंट्रीज को देखोगे तो उनके देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में हम बात करते हैं, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, हम फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जब हम इन सारी राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर आप ध्यान से सोचिए तो इन सब का ओरिजिन लिबरलिज्म से तो हुआ है, लाइक लिबरलिज्म ही तो बोलता है कि आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कुछ भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये सब चीजें जब बोली जाती हैं तो ये सब न्यू चीजों को जन्म देती है। जैसे कि लिबरल स्कूल ऑफ थॉट ने इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को स्कूल ऑफ थॉट को बताया, ठीक है, मतलब बनाया। सो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जब आया तो हर एक पर्सन ने किसी दूसरे से या फिर पॉलिटिकल लीडर से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ एक जुडिशरी का कंसेप्ट आया, दैट टू स्ट्रॉन्ग जुडिशरी। जब स्ट्रॉन्ग जुडिशरी की हम बात करते हैं तो यहां पर किसी भी पर्सन के अगर राइट्स का खंडन होता है तो वो डायरेक्टली जुडिशरी के पास जा सकती है। दे कैन डायरेक्टली अप्रोच जुडिशरी फॉर एनी वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि लिबरलिज्म, जो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट था, वो ऑल्दो इट ओरिजिनेटेड अगेंस्ट फ्यूडलिज्म, बट वो सिर्फ उतने तक सीमित नहीं रहा, उसने अपने आप को काफी ज्यादा इवॉल्व किया है। और इवॉल्व करने का जो मेन बेस था दैट वाज चेंजिंग टाइम। जिस तरीके से समय चेंज हो रहा था, जिस तरीके से न्यू एडवांसमेंट हमारे सोसाइटी में आ रहे थे, उस तरीके से लिबरलिज्म लगातार चेंज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म। फाइनली जो अपने आंसर को एंड करेंगे, कंक्लूड करेंगे, उससे पहले आपको कुछ लिखना है। तो आप वहां बता सकते हैं कि कोई भी एक स्टेट जो है वो पूरी तरीके से लिबरल नहीं हो सकता है, ठीक है। एक स्टेट पूरी तरीके से लिबरल नहीं हो सकता बिकॉज देखो, अगर आप स्टेट की बात करोगे तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर माइनॉरिटीज के अगेंस्ट वायलेंस भी होते हैं, ठीक है, वहां पर एंटी इमिग्रेशन स्टांस भी लिया जाता है। सो अगर आप इन सब चीजों की बात करो तो ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट जा रहे हैं, जहां पर आप एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे वायलेंसेस होते हैं जिसके अंदर इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाती है। तो ये सब चीजें शो कर रही हैं कि लिबर्टी एक आइडियल है, राइट। लिबर्टी एक ऐसा आइडिया है जिसकी तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, बट कोई भी स्टेट पूरी तरीके से लिबरल नहीं हो सकता है। स्टेट को पूरी तरीके से लिबरल बनाना अभी के टाइम में पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहां पर बहुत सारे वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट है और हर एक स्कूल ऑफ थॉट का अपनी कुछ सोच है, अपने कुछ उनके तरीके हैं सोचने के, और उन सब चीजों को एक साथ ला करके, उन सब चीजों को एक साथ ध्यान में रख करके हम ये कह सकते हैं दैट नो स्टेट कैन बी ट्रूली लिबरल, बट हम कोशिश कर सकते हैं लिबरलिज्म के आइडियल की तरफ जाने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको इसमें लिबरलिज्म, उसके एवोल्यूशन, उसके बेसिक टेनेट्स और आसपास की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब चीजें प्रॉपर्ली कवर हो गई। नाउ देखिए, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन 1 था, उसके थ्रू मैंने लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म और जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है उसके ऑलमोस्ट एवरी सिंगल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच किया है, हर एक चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी लिबरल स्कूल ऑफ थॉट और न्यू लिबरलिज्म के बारे में ही बात करता है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी मैंने कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन में ही दे दिया था, तो मैं यहां पर आपको इस क्वेश्चन का अप्रोच समझाता हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है दैट एक्सप्लिकेट द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड स्टेट एंड पॉजिटिव स्टेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोल ऑफ स्टेट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। नाउ इस चीज को समझिए। देखो, इसके सबसे पहले हम कीवर्ड समझते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मेन प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल मतलब यहां पर सिद्धांत, ठीक है। मेन सिद्धांत क्या है? पहली चीज तो लिमिटेड स्टेट का, और सेकंड पॉजिटिव स्टेट का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोल ऑफ स्टेट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहली चीज तो देखिए, ये क्वेश्चन लिबरलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप लिबरलिज्म की बात करो तो लिबरलिज्म तो ये बोलता है कि स्टेट का रोल नहीं होना चाहिए, है ना, स्टेट का रोल नहीं होना चाहिए। तो यहां पर रोल ऑफ स्टेट के बारे में क्यों बात कर रहा है? नो, अगर आप यहां के दोनों कीवर्ड्स को समझोगे तो पहला कीवर्ड है लिमिटेड स्टेट। तो लिमिटेड स्टेट आपको याद है किस स्कूल ऑफ थॉट के रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू क्लासिकल लिबरलिज्म। सो क्लासिकल लिबरलिज्म क्या बोलता है कि स्टेट की सारी पावर को लिमिट कर दो, मतलब स्टेट को ज्यादा पावर ना दो, मतलब गवर्नमेंट को ज्यादा पावर मत दो, पहली चीज। और दूसरा बोला था पॉजिटिव स्टेट। नाउ पॉजिटिव स्टेट किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू मॉडर्न लिबरलिज्म। नाउ मॉडर्न लिबरलिज्म में क्या बोला जाता है कि जो स्टेट है उनको कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को प्रॉपर्ली बेनिफिट करने का पावर दो। तो यहां पर कुछ पॉजिटिव फंक्शंस स्टेट को दिए जाते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। नाउ इसी चीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लिकेट करने को बोला गया है, मतलब समझाने को बोला गया है, ठीक है। और हमें मेन चीज क्या रखना है? रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को यहां पर हमें बीच में रखना है कि
जब लिमिटेड स्टेट में गवर्नमेंट होती है उस टाइम क्या वो स्टेट रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, और सेकंड चीज जब वही स्टेट पॉजिटिव स्टेट में आती है तब क्या वो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है, ये चीज हमें समझना है और समझाना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द मेन अप्रोच ऑफ दिस आंसर। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेन थीम क्या है, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमेशा क्वेश्चन के मेन थीम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। देखो, क्वेश्चन में जो मेन दो कीवर्ड्स हैं दे आर लिमिटेड स्टेट एंड पॉजिटिव स्टेट। दोनों के बीच में कॉमन चीज क्या है? स्टेट। तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है वो ऑल्दो पूछ रहा है लिमिटेड स्टेट दैट इज क्लासिकल लिबरलिज्म और पॉजिटिव स्टेट दैट इज मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में पूछ तो रहा है, बट ये ओवरऑल स्टेट के बारे में बात कर रहा है कि स्टेट की इंपॉर्टेंस क्या है। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि स्टेट की इंपॉर्टेंस इसमें क्या है, स्टेट की इंपॉर्टेंस इसमें क्या है। क्वेश्चन इज अराउंड द रोल ऑफ द स्टेट। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर हम स्टेट के इंपॉर्टेंस से मतलब बात करना स्टार्ट करें। हम बताएं कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट में जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है इसके अंदर स्टेट की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो देखो, इन चीजों के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हो। आप कुछ डेफिनेशंस, कुछ स्कॉलर्स के नेम रेडी कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर है उनका नाम है गार्नर। ठीक है, गार्नर बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का जो सेंटर है उस सेंटर पे हमेशा स्टेट रहता है। सीधे शब्दों में हर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो कभी ना कभी अपने जीवन काल में स्टेट की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करता है एज टू एवरी सिंगल थ्योरी। अगर हम किसी भी थ्योरी की बात करें, हम मार्क्सिस्ट थ्योरी की बात करें, हम लिबरल थ्योरी की बात करें, किसी भी थ्योरी की, हम फेमिनिस्ट थ्योरी की बात करें, हर एक थ्योरी स्टेट के बारे में ही बात करता है। मतलब अपने वैल्यूज को जो निकालता है वो स्टेट के अंदर से ही तो निकालता है ना। तो गार्नर बोलते हैं कि जो स्टेट है वो किसी भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए हमेशा सेंटर पे रहता है, और पॉलिटिकल थ्योरी के लिए स्टेट हमेशा सेंटर पे रहता है। आई होप आप समझ रहे हैं, हर एक थ्योरी में स्टेट इज एट द सेंटर, मतलब स्टेट के आसपास में ही वो थ्योरी बनती है। राइट, तो पहले स्कॉलर ये हो गया। नाउ सेकंड जो स्कॉलर है यहां पर वो है गेटल। ठीक है, नाउ गेटल को समझिए। गेटल बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है इट इज द साइंस ऑफ स्टेट। ठीक है, इट इज द साइंस ऑफ स्टेट। मतलब इन्होंने गार्नर से एक स्टेटमेंट आगे गए, इन्होंने एक स्टेप आगे लिया। इन्होंने बोला कि जो पॉल साइंस है वो एक साइंस तो है, बट ये साइंस किसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है? इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द स्टेट इटसेल्फ। मतलब स्टेट के ही आसपास में, स्टेट के पावर्स, फंक्शंस, स्टेट की लिमिटेशंस, इन्हीं चीजों के आसपास में स्टेट है रिवॉल्व कर रहा है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन जो है इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर आप गार्डनर या फिर गेटल किसी एक का भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, या फिर आप दोनों को भी ऐड कर सकते हैं, एंड यू कैन टेल कि स्टेट की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट के अंदर। ठीक है, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर। अब देखिए, एक बार जो आपने स्टेट की इंपॉर्टेंस को समझा दिया तो आपका इंट्रोडक्शन रेडी है। राइट, अब हम आते हैं मेन बॉडी पार्ट के ऊपर। अब बॉडी पार्ट में आपको उस आंसर को किस तरीके से अप्रोच करना है। सो अगर आपको याद होगा तो यहां पर जो ये क्वेश्चन है ये बात करता है दो डिफरेंट चीजों के बारे में। पहला बात करता है लिमिटेड स्टेट के बारे में जो कि है क्लासिकल लिबरलिज्म से रिलेटेड, और दूसरा ये बात करता है जो पॉजिटिव स्टेट है दैट इज रिलेटेड टू मॉडर्न लिबरलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक हेडिंग दोगे, क्लासिकल लिबरलिज्म। देखो, हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आंसर को डिफरेंशिएट करते हैं, आंसर के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंशिएट करते हैं। सो जब आप क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में बात करेंगे तो आप वहां बताएंगे कि क्लासिकल लिबरलिज्म का ही एक पार्ट है लिमिटेड स्टेट, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर लिमिटेड स्टेट मेंशन किया गया है ना। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं। तो दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, पहला है जॉन लॉक, ठीक है, एंड दूसरे हैं एडम स्मिथ। ठीक है, स्कॉलर्स को हमेशा याद रखना है, स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जहां पर आप एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के एवोल्यूशन को समझा रहे हैं, है ना। आप ध्यान से सोचिए, तो आप ये एवोल्यूशन को समझा रहे हैं कि किस तरीके से क्लासिकल लिबरलिज्म से हम मॉडर्न लिबरलिज्म की तरफ गए, और जो मैंने आपको भी पीछे की वीडियो में प्रॉपर्ली समझाया है। राइट, सो देखो, क्लासिकल लिबरलिज्म में आपने लिमिटेड स्टेट के बारे में बताया, आपने इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के बारे में बताया। अब आप बताइए कि क्लासिकल लिबरलिज्म के हिसाब से स्टेट क्या है। स्टेट क्या, एक स्टेट एक नेचुरल आइडेंटिटी है? स्टेट इज नॉट नेचुरल। ठीक है, तो जॉन लॉक क्या बोलते हैं? जॉन लॉक बोलते हैं कि लोग जब अपने एक टाइप के स्टेट ऑफ नेचर में थे, लेकिन स्टेट ऑफ नेचर में उतनी ज्यादा पीस नहीं थी, इसलिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत स्टेट को बनाया जाता है, और स्टेट को कुछ पावर्स और कुछ फंक्शंस दी जाती हैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो जॉन लॉक के हिसाब से सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जॉन लॉक जो है, यानी कि क्लासिकल लिबरल्स जो हैं, वो स्टेट को नेचुरल नहीं मानते हैं, बट वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि स्टेट एक आर्टिफिशियल एंटिटी है। तो आर्टिफिशियल है, इसका मतलब क्या है? एक ऐसी चीज जिसके पास पावर्स नेचुरली नहीं आई थी, पावर्स नेचुरल नहीं थी, बट इनको पावर्स डेलीगेट की गई है। सीधे शब्दों में इनको पावर्स हमने ही दी है, सोसाइटी ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर कुछ पावर्स इनको स्टेट को प्रोवाइड किया गया। ये पावर्स क्यों दी गई हैं? दिस पावर्स हैव बीन गिवन टू सर्व सम लोकल नीड्स। ठीक है,
या फिर आप लोकल को समझ सकते हैं सोशल नीड्स, जो भी उस एरिया की नीड्स है उस नीड्स को कंप्लीट करने के लिए स्टेट को कुछ पावर्स दी गई हैं। ठीक है, तो आप समझ गए स्टेट के पास कोई रियल पावर नहीं है। ठीक है, रियल पावर कुछ भी नहीं है, सारा का सारा पावर जो है वो डेलीगेटेड पावर है, मतलब उनको पावर्स दी गई है, पावर्स हैव बीन गिवन। नाउ समझते हैं कि कौन कौन से मेन काम है, ऐसे कौन से मेन काम है जिसके लिए पावर स्टेट को दी गई है। तो पहला काम है उनके पास कि लोगों की लिबर्टी को आपको मतलब वो करना है, प्रोटेक्ट करना है सबसे पहले तो। सेकंड, आपको कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना है, मतलब जॉन लॉक बोलते हैं कि किसी भी दो पार्टी के बीच में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, इसीलिए हम स्टेट को कुछ पावर्स दे रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। ठीक है, थर्ड चीज देखिए, थर्ड चीज बोलता है कि जब भी प्रॉपर्टी की बात आएगी तो प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी का प्रॉपर प्रोटेक्शन, ये सब काम आपको स्टेट को करना होगा। मतलब स्टेट हर एक पर्सन की प्रोटेक्टिव जो प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करेगा। एंड फोर्थ चीज जो बोला जाता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी स्टेट को पावर दी जाती है। देखो ये चारों ही पावर्स स्टेट के पास है क्लासिकल लिबरलिज्म के द्वारा। बट अगर आप ध्यान से सोचिए तो क्या यहाँ पर कहीं पर भी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की गई? नहीं बात की गई। बट अगर आप हमारा क्वेश्चन देखोगे, जो हमारा मेन क्वेश्चन है, इट इज इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। बोला है कि स्टेट का क्या रोल है लिमिटेड स्टेट के अंदर और पॉजिटिव स्टेट के अंदर इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब इन दोनों के अंदर ही स्टेट किस तरीके से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो देखो इन चारों के अंदर ही जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेट को कोई भी पावर नहीं दे रहा है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब देखो क्लासिकल लिबरल्स जो है उनके लिए एक स्टेटमेंट आता है कि जो स्टेट है इट इज अ नेसेसरी इवल। यहां पर दो वर्ड्स लोग यूज करते हैं, नेसेसरी एंड इवल। समझते हैं, पहला वर्ड है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब, अच्छा स्टेट नेसेसरी क्यों? स्टेट नेसेसरी इसलिए है बिकॉज देखो हर एक पर्सन जो है अपने आप में मैन जो होता है वो सेल्फिश होता है। ठीक है, तो हर एक मैन अपने खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचता है। जब हर एक पर्सन अपने खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचेगा तो ऑब्वियसली दो पर्सन के बीच में क्लैश आएंगे, उसके कारण सोसाइटी के अंदर क्योस आएगा, राइट, मतलब काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी। और उसी अनस्टेबिलिटी को बचाने के लिए, हटाने के लिए देयर इज अ रोल ऑफ स्टेट। स्टेट इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकता है, देयर शुड बी ए कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और स्टेट उस कंट्रोलिंग अथॉरिटी की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहां पर स्टेट नेसेसरी हो गया इन किसी भी तरीके का क्योस को बचाने के लिए। और दूसरा जो कीवर्ड है दैट इज इविल। तो इवल का मतलब क्या है? इवल, देखो स्टेट इवल क्यों है? स्टेट इवल क्यों है? बिकॉज देखो स्टेट यहां पर हर एक पर्सन के जो सेल्फिश नेचर है उसको रोकने के लिए स्टेट क्या करेगा? हर एक पर्सन की लिबर्टी को रोक देगा। ठीक है, लिबर्टी को वो कर देगा, कट कर देगा। बट अगर आप लिबरलिज्म का मेन स्कूल ऑफ थॉट देखो, लिबरलिज्म लिबर्टी पर ही तो बेस्ड है ना। तो अगर लिबरलिज्म लिबर्टी पर ही बेस्ड है, लिबरलिज्म ये बोलता है कि हर एक पर्सन के पास मैक्सिमम लिबर्टी होनी चाहिए, तो लिबरलिज्म किस तरीके से स्टेट को ये अलाउ करेगा कि आप हमारी लिबर्टी छीन लो? ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। सो अगर लिबरलिज्म लिबर्टी को छीनने नहीं देगा बट स्टिल कुछ स्टेट जो है कुछ लिबर्टी को छीन रहा है, इसका मतलब है लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के लिए स्टेट एक इवल भी है। तो आई होप आप दोनों ही जो मीनिंग है समझ गए, नेसेसरी भी और इवल भी। ठीक है, ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी। ये सब था हमारे क्लासिकल लिबरलिज्म का मेन कंसेप्ट। अब देखो, अब यहां पर क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट आता है इस टाइम में, और उस स्कूल ऑफ थॉट को हम कहते हैं सोशलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, सोशलिज्म वो था जो कि सोसाइटी के बारे में सोचता था। तो जब उसने देखा कि एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा आ रहा है जो कि लिबरल्स है, जो कि स्टेट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके का कोई भी काम करने के लिए, मतलब ना ही वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ कर सकता है, ना ही सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, तो सोशलिस्ट ने इस चीज को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि जो क्लासिकल लिबरल्स का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो काफी गलत है। वो गलत क्यों है? बिकॉज ये तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल क्लास के लिए सोच रहा है, कैपिटलिस्ट क्लास के लिए सोच रहा है। मतलब देखो यहां पर मार्केट को पूरी तरीके से फ्री रखा गया है, मतलब कि जो जो पुअर लोग हैं या फिर जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके पास तो कोई पैसा कमाने का तरीका ही नहीं है, बिकॉज सारा का सारा पैसा कौन कमाएगा? जिसके पास ऑलरेडी पैसा है। तो आप ध्यान से सोचो, तो सोशलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का कहना यह था कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो एक बूर्जुआ क्लास की आइडियोलॉजी है। बूर्जुआ क्लास का मतलब होता है जो डोमिनेंट क्लास है, जो एलीट क्लास है, उनकी आइडियोलॉजी है। जो वो चाहते हैं सिर्फ वही कर रहे हैं, मतलब कि वो हर एक पर्सन के लिए नहीं है। देखो यहां पर जब क्रिटिसिज्म होना स्टार्ट होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि इस क्रिटिसिज्म को किस तरीके से रोका जा सके। ठीक है, तो वहां पे जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म के अंदर कुछ चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, कुछ एवोल्यूशन आना स्टार्ट होता है। और जो सेकंड स्टेज बनता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म। ठीक है, जिसके बारे में हमने पीछे बात की थी, इसे मॉडर्न लिबरलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न लिबरलिज्म। नाउ जब पॉजिटिव लिबरलिज्म आता है, सबसे पहले तो इसके इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स कौन कौन है? देखो सबसे पहले जो पर्सन आते हैं उनका नाम है J.S. मिलर। ठीक है, फिर वी हैव पर्सन लाइक हेरोल्ड लास्की। ठीक है, ये लोग आते हैं और ये लोग बोलते हैं
कि सोशलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट की बात बिल्कुल सही है कि जो लिबरल्स हैं उन्होंने मार्केट के ऊपर इतना ज्यादा एम्फेसिस कर दिया है और गवर्नमेंट के ऊपर इतना कम एम्फेसिस किया है कि ये बैलेंस बिल्कुल सही बन नहीं पा रहा है। उसी कारण जितने भी वल्नरेबल सेक्शन है, पुअर सेक्शन है, जितने भी डिसएडवांटेज सेक्शन है, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इन सब बेनिफिट ना मिलने के कारण ये सोसाइटी जो है, ये पार्ट ऑफ सोसाइटी के नीचे ही रह जा रही है और ये जो अपर क्लास है वो ऊपर जाती जा रही है। मतलब रिच आर बिकमिंग रिच एंड पुअर्स आर रिमेनिंग पुअर। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो रहा है। तो इस चीज को रोकने के लिए पॉजिटिव लिबरल्स आते हैं और ये बोलते हैं कि जो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है उसके अंदर कुछ सोशलिस्टिक आइडियाज को भी हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ठीक है, यहां पर जब वो इस पर्टिकुलर चीज को इमर्जेंस कराने की कोशिश करते हैं तो एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज होता है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आता है। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? वेलफेयर स्टेट का मतलब है अब स्टेट के पास कुछ एडिशनल पावर्स हैं कि जितने भी वल्नरेबल सेक्शन, पुअर सेक्शन हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट अब काम कर सकती है। ठीक है, अब यहां पर काम करेगी तो देखिए ध्यान से इस चीज को समझिए। जब पीछे हमने लिमिटेड स्टेट देखा तो हमने देखा वहां पर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के स्टेट के पास कोई भी पावर नहीं थी। बट यहां पर जब वल्नरेबल को हमें प्रोटेक्ट करना है, वल्नरेबल और पुअर सेक्शन को जब अपलिफ्ट करना है, तो स्टेट को यहां पर कुछ पावर्स दी गई, दैट टू रिलेटेड टू रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा लिमिटेड स्टेट था वहां पर तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी पावर स्टेट के पास नहीं थी, बट यहां पर पावर्स आ गई हैं इनके पास। ठीक है, नाउ ये लोग पावर को यूज कर सकते हैं, स्टेट जो है पावर को यूज कर सकते हैं। यहां पर एक और कंसेप्ट आता है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर ये क्या बोलता है? देखो, ये बोल रहा है इकोनॉमिक पावर का सीधा सा मतलब है मनी। सिंपल वर्ड्स में मनी कहां से आएगा? मार्केट से। ठीक है, और मार्केट के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल किसका है? स्टेट का। यह हम बात करें क्लासिकल लिबरलिज्म में। ठीक है, अब यहां पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, तो इकोनॉमिक पावर अगर पूरी तरीके से मार्केट के अधीन है तो ये यहां पर इकोनॉमिक पावर भी तो उनके पास ही होगा जो कि मार्केट के अंदर स्ट्रांग है। मार्केट के अंदर स्ट्रांग कौन होते हैं? एलीट क्लास। ठीक है, सो एलीट क्लास अगर स्ट्रांगर है तो उनके पास इकोनॉमिक पावर है, मतलब कि जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके पास कोई पावर है नहीं इकोनॉमिक टर्म्स में। इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए एक कंसेप्ट लाया गया डेमोक्रेटाइजेशन का। नो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है कि पावर किसके पास है? एक्चुअल पावर इज विद पीपल। ठीक है, तो अगर लोगों के पास पावर है तो सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो कौन होना चाहिए? पीपल होना चाहिए। पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? गवर्नमेंट है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर भी तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए ना, राइट? इसी कंसेप्ट को लाते हुए यहां पर डेमोक्रेटाइजेशन किया गया, मतलब कि बोला गया कि इकोनॉमिक पावर के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ मार्केट का ही कंट्रोल नहीं रहेगा, बट कुछ कंट्रोल हम गवर्नमेंट को भी देंगे, ऑल्दो एक लिमिटेड स्फीयर में देंगे, बट देंगे। ठीक है, यहां पर उन्होंने क्या किया? कुछ एडिशनल चीजें लेकर आनी स्टार्ट की। देखो क्या क्या लेकर आने स्टार्ट की। सबसे पहली चीज जो इन्होंने लाया, उन्होंने बोला कि वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, उनके ऊपर अब पब्लिक कंट्रोल होगा। पब्लिक कंट्रोल मतलब कि अब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी उनको, अब मार्केट कंट्रोल नहीं करेगा। मतलब आपको कितना बनाना है, कितना प्रोड्यूस करना, मार्केट कितनी सामान प्रोड्यूस करेगी और उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मतलब कितना सामान मार्केट में जाएगा, कितना सामान वल्नरेबल सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए जाएगा, ये सब अब कौन डिसाइड करेगा? ये सब अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सेकेंड चीज जो पॉजिटिव लिबरल्स लाते हैं वो है पॉजिटिव टैक्सेशन। ठीक है, पॉजिटिव टैक्सेशन का मतलब क्या है? देखिए समझते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जितना ज्यादा कमाओगे, द मोर यू अर्न द मोर यू पे इन टैक्स। सिंपल। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा आप पैसा कमाओगे उतना ज्यादा ही आप पे करोगे टैक्सेस में। जितना आप कम पैसा कमाओगे, जितना आप कम अर्न करोगे, उतना आप कम पे करोगे टैक्सेस में। इसे कहते हैं पॉजिटिव टैक्सेशन। तो इसमें बेनिफिट किसको हो रहा है? देखो, जो ज्यादा कमा रहा है, मतलब जो एलीट क्लास है, अब उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा। इससे पहले उनको पे नहीं करना पड़ता था, अब उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा। सिमिलरली जो गरीब लोग हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो कमा ही कम रहे हैं, उनको कम पैसा पे करना पड़ेगा टैक्सेस के अंदर, राइट? तो ये कंसेप्ट भी लाया गया यहां पर लिबरलिज्म के अंदर। और थर्ड चीज, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक वेलफेयर स्टेट का क्रिएशन किया गया। वेलफेयर स्टेट का सीधा सा मतलब है नाउ द स्टेट विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ डिसएडवांटेज सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शन एंड द पुअर सेक्शन। ठीक है, सो ये सब थे हमारे जो पॉजिटिव लिबरलिज्म था। पॉजिटिव लिबरलिज्म में किस तरीके से स्टेट को हमने पावर दी ओवर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ गए। अब देखिए, ऑब्वियसली ये भी पूरी तरीके से फुल प्रूफ नहीं है। जैसा हमने पिछले आंसर में देखा कि न्यू लिबरलिज्म कंसेप्ट आता है, न्यू लिबरलिज्म इसको क्रिटिसाइज करते हैं, राइट? और फिर से एक बार लसेज-फेयर का जो कंसेप्ट है फिर से एक बार इमर्ज होता है, फिर से एक बार मार्केट की जो डोमिनेंस है फिर से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। 2008 में अगर आप देखोगे तो एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके कारण फिर से लिबरलिज्म की वैल्यू डाउन हो गई। जो मार्केट फंडामेंटलिस्ट थे फिर से उनकी वैल्यू डाउन हो गई, फिर से एक बार स्टेट की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। सो लिबरलिज्म है वो एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो लगातार विद टाइम चेंज होता रहता है, लगातार विद टाइम इवॉल्व होता रहता है। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ गए। नाउ
अपने आंसर को एंड करने से पहले आई वुड एडवाइस कि आप एक स्मॉल पैरा दें, अपने कंक्लूजन से पहले एक पैरा दें और उस पैरा के अंदर लिबरलिज्म को एक बार फिर से आप कंपेयर करने की कोशिश करें। लिबरलिज्म के दो मेन स्कूल ऑफ थॉट जो है लिमिटेड स्टेट और पॉजिटिव स्टेट है, दोनों को ही आप एक बार फिर से कंपेयर करें। देखो लिमिटेड स्टेट में आप बताओ कि उसका मेन एम क्या था कि जितने भी कंफ्लिक्टिंग आइडियाज हैं उनको आर्बिटर करना, मतलब उनके पास मार्केट के अंदर कोई भी पावर नहीं थी। लेकिन जो पॉजिटिव जो स्टेट आया वो एक काफी सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन बन के आया, राइट, काफी सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन था। उसने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। नाउ जब ऐसा उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया तो एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी सॉल्व हुई वो है कि जो वल्नरेबल सेक्शन थे, जो पुअर सेक्शन थे, उनका भी अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो गया, राइट। और यहां तक कि आप अगर कंटेम्प्रेरी एरा भी देखोगे, मतलब अभी का जो एरा है उसमें देखोगे तो अभी भी स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं एक वेलफेयर रोल तो प्ले करता ही है ना, एक वेलफेयर रोल प्ले करता है। वो कोशिश करता है कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन है, उनको अपलिफ्ट किया जा सके, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि किस तरीके से वेलफेयर स्टेट जो है अभी के टाइम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप करोगे अपने आंसर को कंक्लूड, मतलब जब अपने आंसर को आप एंड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए आप बताएंगे कि ऑल्दो लिबरल्स जो है उनका क्रिटिसिज्म तो काफी हुआ, बट स्टिल वो एक इंपॉर्टेंट डोमिनेंट आइडियोलॉजी है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्री के अंदर। सेकंड चीज, जो वेलफेयर कंसेप्ट का जो प्रिंसिपल आया है लिबरलिज्म के द्वारा, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आप इसको इंडियन पर्सपेक्टिव से भी लिंक कर सकते हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव में आप बता सकते हैं कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है इंडिया के अंदर वो क्या है, वो भी तो टाइप का वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट ही है ना। देखो रिजर्वेशन का मतलब क्या है, द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिसएडवांटेज सेक्शन, राइट। और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसी चीज को फॉलो कर रहा है इंडियन प्रिंसिपल है। इसके अलावा अगर इंडिया के अंदर आप डीपीएसपी की बात करेंगे, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, ये भी तो स्टेट को कुछ ऐसे वो देता है, स्टेट को कुछ ऐसे गाइडलाइंस देता है कि किस तरीके से हम वेलफेयर कर सकते हैं लोगों का, जो अपलिफ्ट कर सकते हैं हम जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, राइट। तो इन सब चीजों को आप एक कंटेम्प्रेरी एरा के साथ ऐड करके आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट डे टू के अंदर जो दोनों क्वेश्चन थे हमने उनको प्रॉपर्ली डिस्कस किया, हमने उनको प्रॉपर्ली समझने की कोशिश की। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से लिबरलिज्म का एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, किस तरीके से लिबरलिज्म जो है, जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो मॉडर्न लिबरलिज्म एंड देन न्यू लिबरलिज्म में चेंज होता है। मेन रीजन क्या थे कि लिबरलिज्म आता है, वी हैव टॉक्ड अबाउट फ्यूडलिज्म एंड लिबरलिज्म। फ्यूडलिज्म को किस तरीके से चेंज किया लिबरलिज्म के द्वारा, वो क्या बेसिक टेनेट्स थे लिबरलिज्म के जो कि लिबरलिज्म को काफी ज्यादा आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, क्यों लिबरलिज्म एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी है हमारे वेस्टर्न कंट्री के अंदर, राइट। ये सब चीजें हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस किया। अब देखिए एक क्वेश्चन जो यूपीएससी लगातार पूछता भी है और पूछ सकता है हमारे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन के अंदर, वो है कि लिबरलिज्म की जो वैल्यू है वो लगातार अपलिफ्ट होती जा रही है। मतलब लिबरलिज्म जो है एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो पूरी तरीके से डिक्लाइन नहीं हो रहा है। उसका मेन रीजन क्या है, तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करना है कि लिबरलिज्म जो है विद टाइम, मतलब टाइम के साथ वो खुद को चेंज करता रहता है, ठीक है। देखो जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है तो फिर से स्टेट की रोल बढ़ा दी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ओवर द टाइम आपको किसी भी आइडियोलॉजी को डोमिनेंट अगर बनाना है तो आप उसको स्टैटिक नहीं रख सकते, विद चेंजिंग टाइम आपको उस चीज को चेंज करना होगा, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आई हैव नॉट जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन, बट उसके आसपास के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म के आसपास में मॉडर्न लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स वगैरह, उन हर चीज को मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपका लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म और इसके आसपास के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारा इस पर्टिकुलर वीडियो से कवर हो जाएगा एंड आपको इन सब चीजों में प्रॉपर्ली ये चीजें समझ आ गई होंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।